Future cadets, I hope all of you are staying safe and studying hard. So we are meeting today for another session of Captain Tiranga series. Captain Tiranga series के आज एक और सेशन में हम मिल रहे हैं. Today we are going to take a fine look at polity के last few topics. So the theme for today would be polity. So polity के already हमने काफी सारे सेशंस कर लिए हैं. आज उसी सीरीज में polity के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स को करेंगे. जैसा आप सभी को पता है, कैप्टन तिरंगा जीएटी का मसीहा पूरा जीके का क्रैश कोर्स वी आर डूइंग. इसमें ऑलरेडी हम 2 टॉपिक्स कर चुके हैं. दैट इज वी आर डन विथ फिजिकल ज्योग्राफी एंड वी आर नाउ गोइंग टू एंड अवर पॉलिटी सीरीज. आज पॉलिटी सीरीज को भी एंड कर देंगे. तो पॉलिटी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम डिस्कस करेंगे. हमने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, प्रियम्बल, इस तरीके जो कोर टॉपिक्स थे पॉलिटी के वो डिस्कस कर लिए. कॉन्स्टिट्यूशनल की बेसिक फिलोसफी डिस्कस कर लिए. अब आज हम एक टॉपिक देखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पार्लियामेंट. ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, सो द क्लास माइट स्ट्रेच फॉर 1.5 to 2 hours, सो बी रेडी फॉर इट. क्लास थोड़ी लंबी जा सकती है, ठीक है. कल से न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होगा या किस समय स्टार्ट होगा वो देखेंगे. वी वुड मेक अ नोट ऑफ इट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट. बट फर्स्ट थिंग इज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, so that those students who haven't yet joined, they also join in quickly and we can start the session. As I have told you, next subject आएगा या नहीं आएगा, it would depend on इस क्लास के बाद I would have a look at the matrix कि कैसा स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रहा है. If the response would have been adequate, पूरे इस सीरीज का कैसा रिस्पॉन्स रहा है, अगर रिस्पॉन्स सही रहेगा तभी सीरीज कंटिन्यू होंगी, अदरवाइज we would end with polity itself. ठीक है. So शेयरिंग लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा. अभिषेक ने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दिया है. सो दोज ऑफ यू हु हैवंट येट जॉइन्ड द टेलीग्राम चैनल, प्लीज डू सो, बिकॉज वहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगे. यू वुड गेट ऑल मेजर अपडेट्स देयर. ओके, सो दिस इज क्लियर कि क्या करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना इफ यू हैवंट डन इट. सो ओके, सो फिजिकल ज्योग्राफी हम कर चुके थे. आज हम पॉलिटी करेंगे. We would move to polity and we would be starting with parliament. This is a very important chapter. आप में से जिस बच्चे ने सीएपीएफ का लास्ट ईयर का पेपर दिया है, दैट इज 20 दिसंबर 2020 वाला, जिसने सीएपीएफ का पेपर दिया है, दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. पूरी पॉलिटी में से सिर्फ पार्लियामेंट के चैप्टर से ही 80% ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. So this is clear. इतना ठीक है. So let's start. Those of you who are new to the class, hi guys, I am Akshay and I would be helping in this journey. देखो, एस्पिरेंट तो आपको YouTube पे टीवी सीरीज ने बना दिया. एस्पिरेंट से ऑफिसर बनना इज नाउ आवर हेडेक. अब हमें एस्पिरेंट से ऑफिसर बनना है और वो कैसे बनना है वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो लास्ट कॉल है आपके लिए कि आप शेयर कर दें सेशन को अपने साथियों के साथ, सीरीज को आगे बढ़ा पाएंगे. एज आई हैव टोल्ड यू, if adequate number of students are not there, we would not be able to continue this series. So please share. I am giving you 1 minute time to share the session with all your friends. So आपकी स्क्रीन पे शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा होगा. प्लीज शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स, ताकि जो साथी अभी तक नहीं आ पाए वो भी जुड़ जाए. बिकॉज दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ पॉलिटी सीरीज. इसके बाद योर परफॉर्मेंस वुड डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट. डीपीएसपी को कैसे याद रखना है, इफ यू हैव अटेंडेड द सीरीज तो उसमें वर्बैटिम रटना नहीं है उनको, जस्ट वी शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया. ठीक है. सीएए करंट अफेयर्स की जब क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे. इंडियन ज्योग्राफी अगर नेक्स्ट पार्ट आया तो उसमें, ठीक है, ठीक है. दैट्स ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज पार्लियामेंट. आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के टॉपिक की. वी वुड डिस्कस इन डिटेल कि पार्लियामेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स वन नीड्स टू कीप इन माइंड.
ठीक है। सो पार्लियामेंट जो है उसके कितने पार्ट्स हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ पार्लियामेंट, सबसे पहली चीज यही आती है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द पार्लियामेंट। फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी देयर, पार्लियामेंट से आप समझते क्या हो। सो कई बार लोग सोच लेते हैं कि जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वही पार्लियामेंट है। नाउ आई हैव मेड द चैट प्राइवेट। नहीं, पार्लियामेंट इज एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। पार्लियामेंट अपने में एक सेल्फ कंटेन्ड इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन के 3 मेजर लिम्स हैं। What are the 3 major limbs of the institution of parliament? First is your Lok Sabha, second is your Rajya Sabha, and third is your president. लोक सभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो पहला सवाल तो यही बनेगा कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट इज अ डिफरेंट थिंग, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज अ डिफरेंट थिंग। प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, ही इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। लेट्स सपोज, लेट्स टॉक ऑफ निर्मला सीतारमन। So she is both a member of the parliament and she is also a part of the parliament. So जितने भी आपके MPs होंगे या जितने भी आपके मिनिस्टर्स होंगे, majority of the ministers and MPs would be both members of parliament as well as parts of the parliament. तो ये पहला डिफरेंस का क्लियर होना चाहिए कि पार्ट और मेंबर में क्या डिफरेंस है। सेकंड चीज क्या है, व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट वन नीड्स टू कीप इन माइंड, व्हाई इज प्रेसिडेंट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। मेजॉरिटी क्यों, क्योंकि मिनिस्टर के बारे में हम देखेंगे, अगर किसी को मिनिस्टर बनना है सो इट इज नॉट नेसेसरली कि वो एमपी हो। विद इन 6 मंथ्स उस इंसान को एमपी बनना होता है, बट 6 मंथ से पहले इवन इफ दे आर नॉट एन एमपी, जस्ट लाइक वी सॉ अभी कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, सो देयर इज दिस पर्सन Ajay Bhatt who has been appointed as a minister, but he is not yet an MP. So those who are not even MPs, they can become president also. ठीक है, okay, ठीक है। So why is president considered a part of parliament? उद्धव ठाकरे तो अभी मिनिस्टर नहीं बने शायद। Now why is parliament president considered to be a part of parliament? बिल्कुल विजेंद्र, ठीक है। देखो पार्लियामेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का पर्पस क्या है, टू मेक लॉ, लेजिस्लेट करना। पार्लियामेंट का प्राइमरी पर्पस इज टू लेजिस्लेट, नियम कानून बनाना। So Lok Sabha, Rajya Sabha, President, these three constitute what is called as the Parliament of India. अब प्रेसिडेंट का क्या रोल है लॉ मेकिंग में, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन लॉ मेकिंग। कोई भी लॉ दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कोई भी लॉ जो लोकसभा प्लस राज्यसभा ने पास कर दिया है, इट वुडंट बिकम अ लॉ अनटिल एंड अनलेस उस पे प्रेसिडेंट के साइन हो। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो सेंड अ बिल बैक जिसपे उसको लगता है मोर थॉट नीड्स टू बी गिवन। सो इसीलिए पार्लियामेंट इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। सिंस प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एक रोल है, इसीलिए ही इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ऑल थ्री आर कंपोनेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। यस अभी थोड़ी पहले स्टार्ट हुई है। ओके तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, विच आर द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पार्ट है, नहीं। क्या अटॉर्नी जनरल पार्ट है, नहीं। अब आते हैं हाउसेज में। सो लेट्स स्टार्ट विद द अपर हाउस, राज्यसभा, या इसका जिसका टेक्निकल नाम है
काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नहीं, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज अ पार्ट ऑफ द राज्यसभा। यस, पार्ट ऑफ राज्यसभा है वो। राज्यसभा में भी वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, सो नॉट टेक्निकली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ टेक्निकली अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ओके, सो राज्यसभा आर्टिकल्स देखेंगे अभी, वी वुड सी द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट आपको बस ये तीन याद रखना है। पहले चीज कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद राज्यसभा। राज्यसभा is called as what? It is called as the upper house, also called as the council of states. राज्यसभा कैसा हाउस है? इट इज अ परमानेंट हाउस। तो कई बार हमें लगता है कि पार्लियामेंट हर 5 साल में नहीं बनती है। एवरी 5 years वी थिंक देयर इज एन इलेक्शन और उसके बाद नए मेंबर्स आ जाते हैं। बट ये जो नए मेंबर्स आते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, ये सब लोकसभा सेंट्रिक व्यू है। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस। लोकसभा एवरी 5 years चेंज होती है। जैसे पहले 14th लोकसभा थी, फिर 15th, फिर 16th, 17th लोकसभा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लोकसभा की कंपोजिशन बदलती रहती है। वेयर एज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, उसकी कंपोजिशन स्टैटिक रहती है, उसकी कंपोजिशन कंटिन्यू करती है, एंड इवन आफ्टर 5 years इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। सो सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज अ परमानेंट हाउस। सो कौन सा हाउस हो जाएगा? राज्यसभा। क्यों? क्योंकि इसमें ये ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी की राज्यसभा का टर्म एक्सपायर हो जाए। देयर इज नेवर अ पॉइंट व्हेन द एंटायर टर्म ऑफ राज्यसभा एक्सपायर्स। क्यों? बिकॉज जो इसमें मेंबर चुन के आते हैं, दे आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? दे आर इलेक्टेड फॉर 6 years। सो और रिटायर कैसे होते हैं? 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ रिटायर्स एवरी 2 years। ठीक है, तो हर 2 साल में 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ रिटायर्स। फिर से बताता हूं, लेट सपोज वी हैव 99 मेंबर्स थे। आज का हमने स्नैपशॉट खींचा, वी टुक अ स्नैपशॉट ऑफ प्रेजेंट पोजीशन। यहां ये 99 कोई मेंबर्स थे। अब 2 साल बाद क्या होगा? 1/3 ऑफ दीज वो रिटायर, 1/3 रिटायर हो जाएंगे। सो पुराने वाले कितने बचे? 1/3 ऑफ 99 इज 33। सो पुराने वाले बचे 66 और नए आ गए 33, न्यू 33 आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 years हुए, अगले 2 साल हुए, अगेन 1/3 ऑफ दीज मेंबर्स वुड रिटायर, तो अनदर 33 वुड रिटायर। अनदर 33 क्या करेंगे? रिटायर करेंगे। सो ओरिजिनल वालों में से कितने बचेंगे अब तक? 33 बचेंगे। 33 ये वाले बचेंगे जो पिछले 2 साल पहले आए थे, एंड 33 न्यू मेंबर्स आएंगे। ठीक है, अब अगेन 2 years होंगे, अगेन द प्रोसेस 2 साल बाद चेंज होगा, कंपोजिशन चेंज करेगी, तो ये जो ओरिजिनल 33 थे ये कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे। नए 33 जो पहले आ चुके थे वो बचेंगे, जो बाद में 33 आए वो बचेंगे, और कुछ नए 33 और आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? हाउस की कंपोजिशन एवरी 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर रिटायरिंग, न्यू मेंबर्स आर ज्वाइनिंग। तो कभी ऐसा नहीं हो रहा कि हाउस में 99 मेंबर्स नहीं है, देयर आर ऑलवेज मेंबर्स इन द हाउस। सो दिस इज द ब्रॉड आइडिया व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ परमानेंट हाउस। ठीक है, परमानेंट हाउस क्या कहते हैं? हर एक मेंबर का टर्म कितना है? 6 years। एवरी मेंबर हैज हाउ मेनी टर्म्स? 6 years। ठीक है, तो 2 साल ही हो जाएंगे, 2 साल ही हो जाएंगे। अब ये वाला जो 33 आया था ये कब रिटायर करेगा? अब रिटायर करेगा। तो हर एक मेंबर पे कुल टर्म कितनी हो जाएगी? 6 साल। ठीक है, यस, राज्यसभा के मेंबर्स कितनी भी बार बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। पहली चीज क्लियर हुई, परमानेंट हाउस कितना है, हर एक मेंबर का टाइम ड्यूरेशन कितना है? 6 years के लिए मेंबर इलेक्ट होता है। राज्यसभा की कंपोजिशन चेंजेस एवरी 2 years एंड मेंबर्स रिटायर, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ रिटायर्स एवरी 2 years। ठीक है, ओके, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? टोटल 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, उसमें 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। इस समय टोटल 245 मेंबर्स हैं, उनमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड फ्रॉम विच फील्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट,
लिटरेचर, साइंसेस एंड सोशल सर्विस। सो क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो कहां से नॉमिनेट होके आते हैं, तो वो इन 4 फील्ड से आर्ट, लिटरेचर, साइंसेस एंड सोशल सर्विस से नॉमिनेट होके आते हैं। नॉमिनेशन के प्रोविजन की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ नॉमिनेशन का प्रोविजन? What is the need of nomination का provision? Because it was felt in the Constituent Assembly कि there is some specialized skill, specialized experience that certain people have. There is specialized experience that certain people have, और उस specialized experience के basis पे they need to have their voices heard to improve the quality of decision making in parliament. So इसके लिए this provision was attached कि अगर वो लोग इलेक्शन में ना भी स्टैंड कर पाए या जीत ना भी पाए, फिर भी उनकी वॉइस इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ओके। ये डेफिनेशन बहुत वाइड है। नोबडी, गौरव आप डाउट पूछो। हमेशा फुल नहीं रहेगी, प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि कब नॉमिनेट करना है। ठीक है, बिल्कुल। राज्यसभा इज द अपर हाउस फाल्गुनी। ओके, यस, वैसे 250 है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250 ऑफ राज्यसभा। प्रेजेंटली 245 मेंबर्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 इस समय। अब ये देखो, ये टर्म्स बहुत वाइड है। लिटरेचर, जैसे आपको पता है चीफ जस्टिस, जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, श्री रंजन गोगोई, ही हैज बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, हुए। तो वो किस फील्ड में आप उनको नॉमिनेट करोगे? लिटरेचर, आर्ट, साइंसेस, सोशल सर्विस। अब आप ये इमेजिन कर सकते हो कि वो जजमेंट लिखते थे और जजमेंट एक किस्म का लिटरेचर है, तो उनको लिटरेचर के फील्ड में नॉमिनेट किया गया। अब सपोज सचिन तेंदुलकर लेते हो, तो सचिन तेंदुलकर वाज आल्सो नॉमिनेटेड मेंबर वंस अपॉन अ टाइम, जस्ट लाइक मैरी कॉम। सो ये राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर है। इनको आप कहां पे इंक्लूड करोगे? सो सकता है स्पोर्ट्स के को आप आर्ट्स के अंदर ले आओ, या सोशल सर्विस में किसी चीज को इंक्लूड करो। सो अगेन द आइडिया इज दीज टर्म्स आर वेरी वेरी वाइड। एवरीथिंग गवर्नमेंट इफ इट वांट्स इट कैन पुश थ्रू दीज कैटेगरीज। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं? कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किन फील्ड से करता है? आर्ट, लिटरेचर, साइंसेज एंड सोशल सर्विस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स ग्रेट मृणाल। ओके, डिसाइड प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है। दिस इज प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन। ओके, ठीक है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। कौन कौन बन सकता है राज्यसभा का मेंबर? थैंक्स अलॉट दीपक। इसी तरीके से शॉर्ट पॉइंट्स बनाने। देखो, इतना ही आप शॉर्ट पॉइंट बनाओगे तभी रिवाइज कर पाओगे। इफ यू मेक दीज काइंड ऑफ शॉर्ट पॉइंट्स देन ओनली यू वुड बी एबल टू रिवाइज। अदरवाइज इतना ज्यादा कंटेंट हो जाएगा कि एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं कर पाओगे। पॉलिटी की इस टॉपिक की लास्ट क्लास है इन दिस पार्ट की। इसके बाद पॉलिटी दोबारा जब आएगी तब हम और टॉपिक्स जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर और भी टॉपिक्स देखेंगे। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया एज। सो इसको क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना जिंदगी में, बस सरवाइव करना है। यू डोंट हैव टू पुट इन एनी एफर्ट। जस्ट 30 साल के हो जाओ, मतलब चाह के भी आप खुद को स्टॉप तो कर नहीं सकते। तो जस्ट इट नीड्स टाइम, नो एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम योर साइड। दूसरा, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो कल को अगर बैरक ओबामा चाहे कि वो इंडिया के पार्लियामेंट का मेंबर बन जाएगा, सो नॉट पॉसिबल राज्यसभा में वो नॉमिनेट होकर या इलेक्ट होकर आए। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट अ सिटीजन। फाइनली, यू शुडंट बी होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई ऐसी पोजीशन है जिसमें आपको या तो गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही हो, या आप गवर्नमेंट के बजट को कंट्रोल कर रहे हो, या यू हैव सम गवर्नमेंट गिवन अथॉरिटी। बाकी और भी काफी सारे क्राइटेरिया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन करने के लिए। कोई ऐसी पोजीशन जिसमें आपका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने किया हो, आप गवर्नमेंट को आंसरेबल हो, एंड मेनी अदर थिंग्स। सो देयर इज नो, वन शुड नॉट बी होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर लेकिन मिनिस्टर होना या गवर्नर होना इज नॉट एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो बीइंग अ मिनिस्टर और अ गवर्नर इज नॉट एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये एलिजिबिलिटी है। यानी जैसे अगर आपको सपोज एनडीए या सीडीएस का फॉर्म भरना है, देयर इज दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी एज एक्स एंड वाई के बीच में होनी चाहिए, आप 12th अपियरिंग एनडीए के केस में, या 12th पास,
और यहाँ पे ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अपियरिंग होने चाहिए। सो ये क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर यानी ये क्राइटेरिया भी आप मीट नहीं कर पा रहे, आपको पेपर में ही बैठने नहीं दिया जाएगा। सो फर्स्ट चीज इज एलिजिबिलिटी। इट इज नॉट एंश्योरिंग योर सिलेक्शन, मतलब हर कोई जो एलिजिबल है क्या वो सेलेक्ट हो जाएगा, आंसर इज नो। बट हाँ, एलिजिबल होगे तभी तो आप पेपर में अपियर हो पाओगे, ठीक है। दैट इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या, 30 साल, सिटीजन, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इलेक्शन कैसे होता है, राज्यसभा का इलेक्शन इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज। इट इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज। टीए इज नॉट अ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। टीए में आने के लिए आपको गेनफुली एम्प्लॉयड होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई अनुराग ठाकुर इज द मिनिस्टर, बिकॉज टीए में आने के लिए टेरिटोरियल आर्मी में आने के लिए गेनफुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इट पर से इज नॉट अ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिस्क्रिशन मतलब आपकी स्वेच्छा, आपके निजी अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। ओके, ठीक है। यस मेंबर री इलेक्शन इज अलाउड। अभी हम आगे देखेंगे, री इलेक्शन अलाउड है। आप मल्टीपल टाइम सिलेक्ट होके आ सकते हैं, जैसे मनमोहन सिंह, वो मल्टीपल टाइम सिलेक्ट होके आ चुके हैं, ठीक है। ओके, सो इलेक्शन कैसा प्रोसेस है, इलेक्शन इसका जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। इट इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज, क्योंकि आपका जो तरीका होता है दैट इज नो फर्स्ट पास द पोस्ट। लोकसभा में हमें क्या पता है, आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वहां पे कोई इंसान खड़ा होगा, 3-4 कैंडिडेट खड़े होंगे, जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे वो विनर कहलाएगा। द वन दैट वुड बी हैविंग मैक्सिमम वोट्स वुड बी कंसिडर्ड द विनर, ठीक है। सो दैट इज इलेक्शन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसमें क्या होता है, राज्यसभा का इलेक्शन स्टेट्स के एमएलए करते हैं। So these states is there. Suppose let's say this is Uttar Pradesh, this is Uttarakhand. So let's say Uttarakhand has 70 MLAs, 70 इलेक्टेड MLAs हैं, और राज्यसभा की जो सीट्स हैं दैट इज 3। सो क्या होगा, these 70 MLAs they would, एक पर्ची लेगा हर एक MLA और उसमें लिखेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपनी प्रेफरेंस। सपोज फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये चाहता है मिस्टर ए आए, सेकंड प्रेफरेंस पे चाहता है मिस्टर बी आए, थर्ड प्रेफरेंस पे चाहता है मिस्टर सी आए। सिमिलरली हर एक मेंबर अपना वोट डालेगा, ऑल द मेंबर्स वुड कास्ट देयर वोट। सपोज नेक्स्ट की जो प्रेफरेंस निकल के आई वो निकल के आई बी, सी और ए। सिमिलरली ऑल द 70 वुड कास्ट देयर वोट। सो क्या होगा, सबसे पहली चीज, अगेन ये समझ नहीं भी आता तो काम चल जाएगा, बिकॉज अगर आप इतना भी याद कर लोगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो भी आपका एमसीक्यू बन जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन अंडरस्टैंडिंग और अ फील ऑफ द प्रोसेस। मिसेस भी होती है, ऐसा नहीं है, मिस्टर मिसेस सब होते हैं इसमें, ठीक है। यस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभिषेक इज 250, प्रेजेंटली 245 मेंबर्स है, ठीक है। तो क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब हर एक मेंबर ने वोट कितना किया, एक ही वोट किया। ट्रांसफरेबल क्यों, पहले सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी देखी जाएगी। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में किसी भी मेंबर को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, बिकॉज जीतने के लिए यू नीड एटलीस्ट 50% वोट। सो किसी को भी 50% नहीं मिले तो सबकी लास्ट जो सबकी सेकंड प्रेफरेंस थी वो उनकी अब फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाएगी। सो सपोज इसकी ए फर्स्ट प्रेफरेंस थी लेकिन किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिल पाई, तो ए एलिमिनेट हो जाएगी, इसकी ए की फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट नहीं होगी। अब इसकी जो सेकंड प्रेफरेंस थी वो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस था, एज फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट की जाएगी। सो बी वुड बी काउंटेड एज हिज फर्स्ट प्रेफरेंस। सो टोटल बी के वोटर्स कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी वोटर्स ऑफ बी वुड वी वुड हैव, सो बी के अगर 50% से ज्यादा प्लस वोटर हो गए, दैट इज फर्स्ट वोटर हो गए, सो बी हो गए, तो बी के 2 वोट यहाँ पे हो गए। ऐसे अगर टोटल करके टोटल वोटों का 50% बी को मिल जाएगा तो बी वुड बी इलेक्टेड, ठीक है। ओके, ठीक है। सो ये इस तरीके का काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आप बस नाम याद कर लो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एबीसी मेंबर्स हैं जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे और जो जीत के आएंगे। 4 मेंबर यूनियन टेरिटरी से होते हैं। यूनियन टेरिटरी यानी जैसे दिल्ली में
एक जमाना था कुमार विश्वास बनने वाले थे, नहीं बन पाए। सो यूनियन टेरिटरी से जो चुन के आएंगे दे आर मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ओके, नहीं इसके इलेक्शन में सिर्फ एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलए पार्टिसिपेट। एलोकेशन ऑफ सीट्स, अब उत्तराखंड को जैसे 3 है तो यूपी को ज्यादा होंगे, सो दिस एलोकेशन ऑफ सीट्स टू पर्टिकुलर स्टेट जो है इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी कौन सी, 1971 का जो सेंसस है उसके बेसिस पे पॉपुलेशन, 1971 में एक पर्टिकुलर स्टेट की कितनी पॉपुलेशन थी उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो चुनता कौन है हमने देख लिया, इलेक्टेड बाय एमएलए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, अगर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है तो उस यूनियन टेरिटरी की जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं वही इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा में किस स्टेट की कितनी सीट्स होंगी, दिस इज डिफाइंड इन विच एरिया, दिस इज डिफाइंड इन 4th शेड्यूल। तो हमने पढ़ा था देयर आर 12 शेड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो 4th शेड्यूल है, द 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, ठीक है। वो सब देखेंगे लोकसभा पावरफुल है कि राज्यसभा पावरफुल है, दैट वी वुड सी। 4th शेड्यूल किस लिए, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ये बात हमने देख ली, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years, री एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। सो अगर आप एक बार इलेक्ट होकर आ जाते हो, टर्म खत्म कर लेते हो 6 years का, उसके बाद आप दोबारा से भी आ सकते हो फॉर द 6 terms, ठीक है। 1971 को इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत ज्यादा फोकस था, गवर्नमेंट का बहुत तगड़ा पुश था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो कंपैरेटिवली जो सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है उनके यहाँ पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई, उनका टोटल फर्टिलिटी रेशियो डिक्रीज हो गया। सो कल को अगर जस्ट बिकॉज दे डिड समथिंग पॉजिटिव, अगर उसकी वजह से उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम होता है, दैट शुडंट हैव बीन फेयर। तो उनके साथ जस्ट इनजस्टिस ना हो, इसलिए 1971 में ऐसी बात की गई थी, ठीक है। ओके, बिल्कुल आदि, ठीक है। सो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। टेन्योर कितना है, 6 years का है। क्या टेन्योर चेंज किया जा सकता है, ये 6 years कहां डिफाइंड है, इज इट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहां पे लिखा हुआ है कि राज्यसभा के एक मेंबर का टर्म 6 साल का होगा, इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात याद रखनी है, एमसीक्यू बन सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है 1951 का, उसमें अगर आप चेंज करेंगे, जारपुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, चेंज करेंगे आप तो आपका टाइम आप 6 से 5 भी कर सकते हैं, 6 से 16 भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इस एक्ट को चेंज करें, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, हु इज द हेड ऑफ राज्यसभा, who is the head of Rajya Sabha? So answer is he is the vice president of India, and being the vice president he is also the ex officio chairman. Ex officio chairman मतलब by virtue of being a authority in some other field he has power over another field also. जैसे आप you are the son of daughter of your father, so by virtue of being the son and daughter of your father you are also the son and daughter of your mother. ओके, थैंक्स अलॉट अभिषेक। अभिषेक कह रहे हैं पार्लियामेंट बहुत कंफ्यूजिंग था लेकिन आप समझ आ रहा है, थैंक्स अलॉट अभिषेक। सो वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो पोस्ट। सो ऐसा नहीं है कि सॉरी, चेयरमैन इज एन एक्स ऑफिशियो पोस्ट, ऐसा नहीं है कि उन्होंने चेयरमैन के लिए अलग से कुछ एफर्ट करना था, जस्ट व्हेन ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट उसके बाद अपने आप ही आल्सो बिकेम द चेयरपर्सन, ठीक है। सीजीआई इंडिया के जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड होंगे, नॉट पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा में आप कंपेयर करते हैं पावर्स को लेकर। सो ऐसा नहीं है, जनरली हमारे माइंड में क्या रहता है कि राज्यसभा इज वीक एंड लोकसभा इज स्ट्रांग। ये एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे माइंड में, इसको खत्म करने के लिए हमें समझना पड़ेगा इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इंडिया एक तरीके की फेडरेशन है और फेडरेशन में सेंटर और स्टेट्स का एक दूसरे के ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकते। सो देयर आर सम एरियाज, सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसमें राज्यसभा इज इक्वली स्ट्रांग, सम एरियाज वेयर लोकसभा इज स्ट्रॉन्गर देन राज्यसभा। सो हम ऐसा नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से दैट लोकसभा इज ओवर पावरिंग द राज्यसभा इन ऑल द डायमेंशंस, नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो पहली चीज, राज्यसभा की स्पेशल पावर कहां है, क्या राज्यसभा भी लोकसभा से पावरफुल है किन्हीं फील्ड्स में, यस, ठीक है।
सबसे पहला, राज्यसभा सिंबल है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का. इट शोज टू द वर्ल्ड दैट इंडिया इज नॉट जस्ट इज यूनियन गवर्नमेंट. ये शो करता है कि सिर्फ भारत की सरकार भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती, भारत के जो राज्य हैं दे ऑल्सो शुड हैव अ से इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. तो ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का द्योतक है. दूसरा, अगर पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ बनाना है, अगर राज्यसभा 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के साथ ये वोट कर दे कि पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, तो पार्लियामेंट उस स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे लॉ बना सकता है. लोकसभा ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, बट राज्यसभा कैन डू. नेक्स्ट है, अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो वो उसकी शुरुआत भी कहां से होगी? राज्यसभा से होगी. लोकसभा कैन नॉट फॉर्म अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस. ऑल इंडिया सर्विस अभी कौन सी है? हाउ मेनी ऑल इंडिया सर्विसेज वी हैव? एनीवन कैन टेल मी? यस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड नहीं, आईएफएस नहीं है, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. बाकी अदर सर्विसेज जिनका आपने नाम सुना होगा वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर आएंगी, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस. ओके, सो दीज आर अदर. वो तो अलग है. आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन आर अलग. आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन के अंदर आपकी ट्राई सर्विसेज आएंगी, सीएपीएफ आएंगे. सो ऑल दीज आर आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, दैट इज सेपरेट कैटेगरी, ठीक है. बाकी जितनी भी आपने इस तरीके की जॉब सुनी होंगी दे आर पार्ट ऑफ सीसीएस, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ठीक है. सो आर्टिकल 312 इज देयर, ऑल इंडिया सर्विस नई बनाने के लिए. रेलवे भी आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर आता है. ऑल इंडिया सर्विसेज सिर्फ 3 ही है. ऐसा प्रपोजल था रिसेंटली, आप सुन रहे होगे, कि टीचर्स की एक ऑल इंडिया सर्विस बनाई जाए और डॉक्टर्स की भी एक ऑल इंडिया सर्विस बनाई जाए और जजेस की भी ऑल इंडिया सर्विस बनाई जाए. बट इनमें से कुछ भी अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है, तो जब तक बनेंगे नहीं तब तक नो पॉइंट रीडिंग अबाउट दोस थिंग्स, ठीक है. सो न्यू ऑल इंडिया सर्विस बननी है तो कौन बनाएगी? राज्यसभा बनाएगी. अगर पार्लियामेंट को ऑथराइज करना है स्टेट लिस्ट पे बनाने के लिए, वैसे तो टोटल 5 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है कि राज्यसभा एक 2/3 मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करे जिसमें वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने की पावर दे, ठीक है. ये हम अलग क्लास में देखेंगे. ऑल इंडिया सर्विसेज का कंडक्ट रूल्स अलग होते हैं. ये सेंटर के ओवरऑल जुरिस्डिक्शन में आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के इमीडिएट कंट्रोल में आते हैं. याद करो, आपने वो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का कंट्रोवर्सी सुनी होगी, तो उसमें कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था. सो ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल और स्टेट के डुअल जुरिस्डिक्शन में रहते हैं. डायरेक्ट कंट्रोल रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इमीडिएट कंट्रोल रहता है स्टेट का. नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. अगर वाइस प्रेसिडेंट को इंपीच करना है, इफ अ वाइस प्रेसिडेंट हैज टू बी रिमूव्ड. देखो, प्रेसिडेंट को अगर हटाना है इंडिया के, प्रेसिडेंट के जो इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग्स है वो लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी स्टार्ट की जा सकती है. बट अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसको रिमूव करने की प्रोसीडिंग्स ओनली इन लोकसभा दे कैन स्टार्ट, सॉरी, ओनली इन राज्यसभा दे कैन स्टार्ट, ठीक है. सो अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसके लिए जो कागजी कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी, उसकी शुरुआत कहां से होगी? इट कैन ओनली बी स्टार्टेड इन राज्यसभा. लोकसभा तो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, बट स्टार्टिंग कहां से होगी? राज्यसभा से होगी, ठीक है. अगर लोकसभा उस समय डिसॉल्व है, तो याद करो हमने कल बात की थी नेशनल इमरजेंसी को लेके, और उसमें हमने देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अप्रूव करना होगा. सो अगर उस समय लोकसभा एग्जिस्ट नहीं भी कर रही है, देन ऑल्सो राज्यसभा से तो अप्रूवल चाहिए ही चाहिए. आइडिया क्या है राज्यसभा का? द आइडिया बिहाइंड हैविंग एन अपर हाउस इज कि कोई हेस्टी लेजिस्लेशन जो लोकसभा में सरकार ने अपनी ब्रूट मेजोरिटी की वजह से पास कर लिया है, वो आगे ना जा पाए. जैसे आपको पता होगा जो फार्म बिल्स है उसका कितना ज्यादा अपोजिशन हुआ था राज्यसभा में. वाई? बिकॉज वहां पे हमेशा स्टेट्स का से भी होता है, तो गवर्नमेंट किसी लेजिस्लेशन को फोर्स डाउन ना करे, इसीलिए भी राज्यसभा की एग्जिस्टेंस जरूरी है. सो स्पेशल पावर्स देख ली राज्यसभा की परसों, यस, ठीक है. अब आते हैं लोकसभा पे. व्हाट आर द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, वो देख ली. राज्यसभा में चुन के कैसे आते हैं वो देख लिया. स्ट्रेंथ देख ली, बेसिक्स देख लिया राज्यसभा की. अब आते हैं अपर लोअर हाउस पे. हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं इसे, हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस, ऑल्सो कॉल्ड एज लोकसभा. प्लीज आस्क योर डाउट अभिषेक.
लोकसभा का जो इलेक्शन है दैट हैपेंस बाय द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम से इलेक्शन होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज देयर। व्हाट हैपेंस इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम? अगर 3 कैंडिडेट्स हैं, इस कैंडिडेट को मिले 10% वोट, इस पर्सन को बच्चे को मिले 12% वोट, इसको मिले 15% वोट, सो जिसको मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले दैट इज 15%, ही वुड बी कंसिडर्ड द विनर एंड बाकी सब गेम से आउट हो जाएंगे। सो फर्स्ट पास द पोस्ट या डायरेक्ट इलेक्शन का जो तरीका है वो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मेरे एंड से वीडियो सही चल रही है यार, तो अगर आपके एंड पे बफर हो रहा है जस्ट चेक इट वंस। ठीक है, अजिंक्य वहां पे अभी इलेक्शंस नहीं हुए, जब इलेक्शंस होंगे तो पूरा हो जाएगा। जैसे लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, जैसे राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दैट इज 250 मेंबर्स, वैसे ही लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 552 मेंबर्स। ये थी पहले, अब अपडेट के बाद इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 550। क्यों? क्योंकि जो 2 मेंबर्स पहले प्रोविजन था कि देयर कैन बी 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, लेकिन रिसेंटली 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, सो आपको पता होना चाहिए 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे डील करता है, तो यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे डील करता है। दिस डील्स विद रिजर्वेशन। तो ये इसने क्या किया था, एससी एसटीज का रिजर्वेशन तो इंक्रीज कर दिया था कि इट वुड बी कंटिन्यूड टिल 2026 और उसके बियॉन्ड एक्सटेंशन के लिए 10 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन दे रहा था। लेकिन इसने एक और चेंज क्या किया कि ये जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर वाला प्रोविजन है इसको डिलीट कर दिया। सो नाउ देयर इज नो प्रोविजन कि 2 पीपल फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड दे वुड बी अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सो अब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बची है दैट इज 550 एंड नॉट 552। 552 क्यों लिखा है मैंने कि आप बुक्स में देखोगे तो नंबर अभी भी 552 ही लिखा है बिकॉज बुक्स अपडेट नहीं हुई है। बट हमें याद रखना है कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, और उसके बाद दिस नंबर हैज रिड्यूस्ड टू 550। ये जो 2 नॉमिनेटेड थे एंग्लो इंडियन की, इनको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 550। ठीक है, वैभव आपका डाउट क्या है बेटा? ठीक है, अभी प्रेजेंटली 545 मेंबर्स हैं। लोकसभा के मेंबर की स्ट्रेंथ कितनी होती है, टर्म कितनी होती है, 5 इयर्स। तो आपको पता है लोकसभा का जब भी इलेक्शन होगा द इलेक्शन वुड बी ऑफ 5 इयर्स। 5 इयर्स के लिए आप चुन के आएंगे एंड 5 इयर्स के बाद न्यू इलेक्शन होगा। वो अभी सीट्स भरी नहीं है सरकार ने, वैकेंसीज गवर्नमेंट जब भी भरना चाहे तब भर सकती है। ठीक है, ठीक है, यहीं पे डाउट पूछ लो वैभव। अभी प्रेसिडेंट पे शक्ति है कि वो कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, एंड कर सकता है, बट अपनी मर्जी से नहीं, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करे तब वो डिसॉल्व कर सकता है, पहली चीज। सेकंड, कब डिसॉल्व कर सकता है, अगर उसे लगे कि किसी के पास भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई है, नो पार्टी हैज बीन एबल टू कॉबल अप अ मेजोरिटी। ठीक है, सो दैट इज देयर। फाइनली लोकसभा, वहां हेड कौन था, द हेड वाज वाइस प्रेसिडेंट। यहां कौन हेड है लोकसभा का, द हेड इज स्पीकर। ठीक है, नहीं, प्रेसिडेंट रूल सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं लग पाता। सेंटर में देयर इज नो प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो नेक्स्ट इलेक्शंस कॉल किए जाते हैं। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट रूल एट द सेंट्रल लेवल। ठीक है, अब आ जाते हैं वोटिंग पे। यस महेंद्र, ठीक है, अब आ जाते हैं वोटिंग पे। वोटिंग कौन कौन कर सकता है लोकसभा के इलेक्शन के लिए? हु ऑल आर एलिजिबल टू वोट फॉर द लोकसभा इलेक्शंस? ऑल दोज हु आर अबव 18 ईयर्स। 18 साल प्लस जितने भी लोग हैं, ऑल ऑफ दोज पीपल आर एलिजिबल फॉर देयर वोटिंग। पहले एज हुआ करती थी 21, बट 21 से इसको रिड्यूस करके 18 पे लाया गया था बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राजीव गांधी के टाइम में। दैट इज व्हाई ही वाज कॉल्ड अ यूथ लीडर, क्योंकि उन्होंने अपना वोटर बेस कहा कि मेरा जब वोटर बेस यूथ है तो वाई शुडंट आई गेट देम द वोटिंग राइट्स। ठीक है, सो 18 साल के बच्चों से ऊपर जितने भी हैं उन सभी को वोटिंग राइट्स दिया गया बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। कौन कौन एलिजिबल है? ही शैल बी अ रजिस्टर्ड वोटर। तो
उसका किसी ना किसी कहीं ना कहीं की वोटर लिस्ट में नाम जरूर होना चाहिए। जरूरी नहीं जहां से वो खड़ा हो रहा है उसी जगह पे हो। अब प्राइम मिनिस्टर थे, वो इलेक्ट कहां से हुए? वाराणसी से। तो क्या उनका नाम वाराणसी की वोटर लिस्ट में है? आंसर इज नो। उनका तो गुजरात में होगा वोटर लिस्ट में नाम, बट ही कुड स्टैंड फ्रॉम वाराणसी। वाई? बिकॉज आप इंडिया की किसी भी एरिया में रजिस्टर हो सकते हो, बट किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम होना चाहिए। दैट इज यू मस्ट बी अ पर्सन हु इज होल्डिंग द इलेक्शन का जो वोटर आईडी होता है वो आपके पास होना चाहिए। एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा में कितनी थी? 30। तो यहाँ पे 25 साल ही एज है। रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है। there are certain seats that are reserved for SC and ST. So parliament में there is no OBC reservation, also there is no reservation for women. बहुत ज्यादा डिमांड थी कि women reservation लाना चाहिए पार्लियामेंट में, but it wasn't brought till now. बिल पास नहीं हो पाया, ठीक है। So SC ST के रिजर्व सीट से अगर आप स्टैंड होते हो, you must have the certification of these categories, ठीक है। राज्यसभा का जो हेड है वो हमने अभी देखा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लोकसभा के लिए एज कितनी रिक्वायर्ड है? 25 साल, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। नेक्स्ट है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो आप एक पर्टिकुलर जो चुनाव होता है एमपी का, लोकसभा का, उसमें आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र से जीत के आते हो, और ये जो एरिया होता है इसका डिवीजन इस प्रकार से किया जाता है कि दो स्टेटों के बीच में एक पोजीशन की समांतर है, एक ही स्टेट के दो रीजन के बेसिस में भी पॉपुलेशन की समांतर है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि देयर इज नो इनजस्टिस, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पैरिटी रहनी चाहिए। दैट इज ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और किसी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। ओके, बस इतना ही समझो कि डीलिमिटेशन की जाती है। आप एक पर्टिकुलर एरिया, राज्यसभा में ऐसा नहीं था, राज्यसभा में से आप पूरी स्टेट से चुन के आ रहे थे और इनडायरेक्टली चुन के आ रहे थे, बट अब क्या होगा, अब आप एक पर्टिकुलर एरिया से जीत के आएंगे, एक पर्टिकुलर टेरिटरी से जीत के आएंगे, ठीक है। जब आप चुनाव देते हो तो इंडिया में जो लोकसभा का चुनाव होता है, इंडिया में जो लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें आप किसको वोट देते हो? Whom do you vote? Thanks a lot, अंश। किसको वोट दिया था आपने? बिल्कुल, इंडिया में हम वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सो आपने मोदी के नाम पे भले ही वोट दिया हो, बट असल में इलेक्शन मोदी का नहीं था, इलेक्शन था 550 एमपीज का। द इलेक्शन वॉज ऑफ एमपीज एंड नॉट मोदी, ठीक है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता, हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का। तो जिस भी एरिया में आप रहते हो, सपोज आप चांदनी चौक रहते हो, तो आपने, आपका जो चुनाव था वो चांदनी चौक के एमपी को चुनने के लिए था, नॉट मोदी को चुनने के लिए, ठीक है। डीलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्री सेट करना, कि अच्छा इस तरीके से बाउंड्री सेट की जाए कि हर एक बाउंड्री का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, कि यहाँ पे जो मेंबर है और यहाँ पे जो मेंबर है, इनका इक्वल नंबर ऑफ पीपल को लगभग जितना हो सके ये रिप्रेजेंट करें। सो दैट इज डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। एमएलए राज्य सरकार चलाता है, एमपी केंद्र में होता है, ठीक है। सो एमएलए इज एट द स्टेट लेवल, विधानसभा का मेंबर, एमपी इज संसद का सदस्य, ठीक है। अच्छा, बोला तो ऐसा जाता था कि ये जो बाउंड्रीज का चेंज है इट वुड बी डन आफ्टर एवरी सेंसस, बट ऐसा नहीं हो पाया। ये अभी तक 2026 तक के लिए फ्रीज है। सो देयर वुड बी नो रीअरेंजमेंट इनकी कौन सी स्टेट के कितने सीट्स होंगे या बाउंड्रीज चेंज नहीं करनी है, बिकॉज 2026 तक द नंबर ऑफ सीट्स हैव बीन फिक्स्ड। और कौन से लेवल पे पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा रहा है? 1971 वाले लेवल पे, ठीक है। बिल्कुल दीपक, ठीक है। ओके, तो ये डीलिमिटेशन अब इंडियन गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि जो नया पार्लियामेंट बन रहा है ना, न्यू पार्लियामेंट, बिमल पटेल जिसके आर्किटेक्ट हैं, बिमल पटेल की आर्किटेक्चरल इंस्ट्रक्शन के अंदर जो नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, उसके लिए एक रीजन ये भी दिया जा रहा है कि 2026 के बाद नंबर ऑफ एमपीज बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम नई डिलिमिटेशन करवाएंगे। तो इसलिए भी बोला जा रहा है कि हमें ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी चाहिए और नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, ठीक है। लोकसभा की स्पेशल पावर्स क्या क्या है? व्हाट आर द स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा? सो 1971 के सेंसस को अपडेट करके कब का सेंसस किया गया? 2001 का। 2001 के सेंसस पे डिलिमिटेशन हुई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बाउंड्रीज चेंज की गई, बट टोटल नंबर ऑफ सीट्स तब भी फ्रीज रखी गई। 2026 के बाद क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर दी जाएंगी। ओके निशुतोष, अब बात कर सकते हैं लोकसभा की स्पेशल पावर्स के बारे में। व्हाट आर द स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा?
सो फर्स्ट इज मनी बिल जो है दैट इज अंडर आर्टिकल 110, जो मनी बिल होता है दैट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो मनी बिल आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, मनी बिल यू कैनॉट इंट्रोड्यूस विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, कट मोशन, ये कुछ मोशन है। जब हम आगे लॉ मेकिंग का प्रोसेस देखेंगे तो हम देखेंगे ये जो मोशन है ये कैन ओनली बी पास्ड इन लोकसभा। अगर सरकार गिराने के लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है कि इस सरकार पे इतने एडिक्वेट नंबर ऑफ सपोर्टर्स नहीं है लोकसभा में, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ओनली लोकसभा में पास किया जा सकता है। अगर सेंसर करना है, किसी मिनिस्टर को उनके किसी रिमार्क के लिए क्रिटिसाइज करना है या उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है, तो वो भी लोकसभा में होता है। एडजर्नमेंट, कट मोशन, गवर्नमेंट ने किसी स्कीम को XYZ पैसा अलॉट किया, आप चाहते हैं अमाउंट डिक्रीज हो, तो कट मोशन भी ओनली पार्लियामेंट लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस। इफ देयर इज अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस दैट इज अंडर आर्टिकल 108, अगर लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग चली है, if a joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha is going on, then Article 108 is there. This joint sitting is chaired by Speaker of Lok Sabha. ठीक है। मनी बिल का डिसीजन, वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, अल्टीमेटली उस पर कौन ये लिख के देता है कि दिस इज अ मनी बिल? फाइनल सर्टिफिकेशन ऑन अ मनी बिल, फाइनल सर्टिफिकेशन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट इज गिवन बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो अगर स्पीकर ऑफ द लोकसभा ने बोल दिया कि आधार एक मनी बिल है, तो चाहे फिर कोई कितना भी क्रिटिसिज्म कर ले, उसका डिसीजन इज फाइनल, इवन कोर्ट्स कैन नॉट चैलेंज दैट। ठीक है। अगर नेशनल इमरजेंसी डिसकंटिन्यू करनी है, तो हमने देखा था एक सिंपल मेजोरिटी से भी रिजोल्यूशन अगर लोकसभा पास कर दे तो भी नेशनल इमरजेंसी डिसकंटिन्यू हो सकती है। ठीक है। मनी बिल देखेंगे, मनी बिल हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको मनी बिल से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मनी बिल एसेंशियली वो बिल है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आ रहा है या वहां से जा रहा है, उसको जो डिसाइड करता है कि पैसा किस तरीके से आएगा और कहां जाके खर्च होगा, वेदर एक्स एक्टिविटी के लिए यूज होगा, वाई एक्टिविटी के लिए यूज होगा। तो इस तरीके के जितने भी बिल्स होते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा कैसे खर्च होगा उस पर डिमांड सेट करते हैं, देन दोज बिल्स आर कॉल्ड एज मनी बिल। ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर, ये स्पेशल पावर्स क्लियर है। आधार मनी बिल हमारे स्पीकर साहब से पूछो क्यों मनी बिल डिक्लेयर हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला कि उसके थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा और दैट इज एसोसिएटेड विद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसलिए हम उसको मनी बिल की तरह पास करें। ओवरऑल दैट लॉजिक वाज फ्लॉड, बट प्राइमरी रियल आइडिया कहता है कि गवर्नमेंट के पास उस समय राज्यसभा में नंबर्स नहीं थे, सो दे वांटेड टू ओवररन द राज्यसभा, और इसलिए उन्हें एज अ मनी बिल पास किया, बिकॉज मनी बिल में राज्यसभा का से बहुत कम हो जाता है। सो प्रचंड इज ऑन 14th of July, सो दिन काटना शुरू कर दो। आज 11 तारीख है, 12, 13, सो 3 days टू गो, 2 days टू गो, 1 day टू गो, एंड 14th would be BAM प्रचंड। इट इज द ओनली करंट अफेयर्स यू विल एवर नीड टू क्रैक योर एग्जाम। पूरा एग्जाम के लिए जितना भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, वी वुड डू दैट, so you don't have to worry, just focus on doing these current affairs and you are good to go। ठीक है। ठीक है। इलेक्शन ऑफ लोकसभा का स्पीकर, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी वुड डू, बट आज हमने सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही करना है। आज द क्लास वुड बिकम लेंथी। आई हैव बीन टोल्ड कि 1 hour से ऊपर क्लास नहीं लेनी है, बिकॉज आप लोगों का नंबर्स ड्रॉप कर जाता है, सो आई कैन नॉट इंक्रीज द टाइम बियॉन्ड 1 hour। सो जो आगे का टॉपिक है, आई वुड सी की पॉलिटी की एक और क्लास ना लेनी पड़ जाए, वरना तो कल एक पॉलिटी की और क्लास कर लेंगे जिसमें रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी वी हैव 40 मोर स्लाइड्स इन दिस। ठीक है। ठीक है, तो आई वुडंट पुश बिकॉज काफी लंबा हो जाएगा आपके लिए। सो सबसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इफ यू हैवंट येट ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इफ यू हैवंट येट ज्वाइन। आई होप आज आपको पार्लियामेंट का बेसिक समझ आ चुका है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द टोटल आइडिया ऑफ पार्लियामेंट, हु आर द पार्ट्स एंड हु आर द मेंबर्स। कल भी ये क्लास सेम टाइम पे होगी, 8:30 AM पे ये रोज क्लास होती है, सो यू मस्ट अटेंड इट। इसके अलावा 10 PM पे रात को नाइटफॉल का सेशन होगा जिसमें हम जो पढ़ा उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, सो डू कम फॉर दैट एज वेल। ठीक है। कार्तिकेय करवाता हूं यार, स्लॉट मिले उसके लिए। इंग्लिश भी करेंगे बिल्कुल, सीरीज अगर कंटिन्यू रही तो सब कुछ करेंगे, बट सीरीज तभी कंटिन्यू रहेगी इफ यू गेट एडिक्वेट नंबर। जैसे ग्रेजुअली मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स डाउन होते जा रहे हैं, सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू फर्दर कंटिन्यू दिस सीरीज। ठीक है। सो अर्ज ऑल टू शेयर दिस सीरीज विथ योर फ्रेंड्स। प्रचंड इज 14 जुलाई, तो काउंटडाउन शुरू कर दो और हर किसी को बता दो प्रचंड में वी वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। नहीं आज नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स ऑल, वी वुड मीट अगेन, टिल देन ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। बाय बाय, जय हिंद।